नमस्कार दोस्तों, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस परसेंटेज के चौथे लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। और उसी कड़ी में पिछला जो 3 लेक्चर हमारा हुआ है, जिन बच्चों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जाकर के कृपया देख लें। और अगला लेक्चर, ये जो चौथा लेक्चर है, ये तभी समझ में आएगा जब आप पिछले सारे वीडियो को आप देख लेंगे तब, और उसका एक सीक्वेंस बन जाएगा। आप समझ पाएंगे चीजों को कि किस तरह से मैं अप्रोच लगा रहा हूं, और तभी जाके इस अप्रोच का आपको फायदा मिलेगा। तो बिना अधिक समय लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज का लेक्चर। हमारा जो पहला सवाल है आज का, वो है, देखिए, कह रहा है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पहले एग्जाम में आता था और आज भी इसका रेलेवेंस बना हुआ है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो जब आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि किस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। है बड़ा आसान, लेकिन कुछ लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आज का जो ये प्रश्न है किस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि इन अ 10 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब मिश्रण का बात हो रहा है, ये मिक्सचर का बात हो रहा है, मिश्रण का बात हो रहा है। ठीक है, मिश्रण है ये। तो 10 लीटर के मिश्रण में 20% शराब है, वाइन है। 10 लीटर के मिश्रण में तो पानी और वाइन का, वाटर और वाइन का मिक्सचर है ये। ठीक है, 20% है इसमें वाइन। शराब की मात्रा कितनी है? 20% है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए कि परसेंटेज ऑफ वाइन बिकम्स 8%। तो शराब का मात्रा घट करके कितना हो जाए? 8% हो जाए। इसमें जो बात ध्यान में रखना है वो आप पहले समझिए। इसमें रखना क्या है दिमाग में, आप देखिए कि सॉल्यूशन है वाटर और वाइन का, है ना। 10 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से क्या है? वाइन भी है और वाटर भी है। लेकिन आप ये देखिए कि बाद में वाइन तो उतना ही है, वाइन तो उतना ही है। मतलब पहले मिक्सचर में जितना भी वाइन का मात्रा होगा, शराब की का मात्रा होगा, उतना ही बाद में भी है। भले ही उसका परसेंटेज कम हो गया हो, क्यों? क्योंकि बाद में पानी और मिलाया जाता है, पानी और मिलाया जाता है। तो बोल रहा है कि वाटर का जो है ये शराब का जो है वो परसेंटेज घट के 8% होता है। परसेंटेज घट रहा है, ना कि क्वांटिटी घट रहा है। आपको ये समझना होगा। अगर मान लीजिए क्वांटिटी नहीं घटने का मतलब समझ गया ना, कि ये 10 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें 20% वाइन है, तो 2 लीटर वाइन हो गया। अगर आप देख लीजिए, ये 10 लीटर का सॉल्यूशन था, ठीक है, इसमें से क्या है? 20% वाइन है, 20% वाइन है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब 2 लीटर हो जाएगा। 10 का 20% कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। 2 लीटर वाइन है और 8 लीटर जो है वाटर है, वाटर है। ठीक, अब जरा सोचो, ये जो 2 लीटर है, पानी बढ़ रहा है ना, तो पानी बढ़ रहा है तो क्या होगा कि इस 8 लीटर में बदलाव आएगा, पानी का मात्रा मिल रहा है। वाइन तो अभी भी 2 ही लीटर होगा। पानी डाल, कितना भी आप पानी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? वाइन जो 2 लीटर है वो और डाइल्यूट हो जाएगा, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि ये 2 लीटर का क्वांटिटी कम हो जाएगा। 2 लीटर पहले था, तो बाद में पानी डालने के बाद भी क्या होगा? 2 ही लीटर। तो ऐसे प्रश्नों को जब अगर सॉल्व करना है तो कांस्टेंट पार्ट को पकड़ लेना है। कांस्टेंट पार्ट मतलब क्या? अब कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। तो 2 लीटर है, 2 लीटर है तो बाद में भी ये 2 ही लीटर होगा। परसेंटेज जो चेंज हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वांटिटी का बात कर रहा हूं मैं। तो 2 लीटर है तो ये बाद में भी 2 ही लीटर रहेगा, भले ही इसका परसेंटेज अलग हो जाए, 8% हो जाए। अभी 20% है, बाद में 8% हो जाए। तो हम ये तय करते हैं कि जितना पानी इसमें मिलाया जा रहा है, जितना पानी इसमें मिलाया जा रहा है, उस पानी के मिलने के बाद जो टोटल क्वांटिटी है वो क्या होगा, उसको निकाल लेते हैं। तो बताइए, यही जो वाइन है 2 लीटर, ये बाद में क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। कांस्टेंट पार्ट, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट पार्ट मेरा था क्या? वाइन था, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको मैंने ले लिया। तो 8% क्या हो गया? 2 लीटर। इसी यही 2 लीटर 8% का काम करेगा। तो बाद के सिचुएशन में, ये बाद का सिचुएशन मैं लिख रहा हूं, बाद के सिचुएशन में जो 100% होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा टोटल, है कि नहीं? तो 100% मतलब क्या हो गया? 2 × 100/8 है ना। 2 चौके 8, 4 से कटा दीजिए 25, यानी कि बाद में जो है 25 लीटर का सॉल्यूशन बन गया। 25 लीटर का सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है? 25 लीटर के मिक्सचर में 2 लीटर जो होगा वो 8% होगा। 25 लीटर के मिक्सचर में जो 2 लीटर वाइन होगा वो क्या होगा? 8% होगा। यही बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 10 लीटर का मिक्सचर था, पहले कितना था? 10 लीटर का मिक्सचर था, बाद में कितने लीटर का हो गया? 25 लीटर का हो गया। इसका मतलब साफ है कि 10 में कितना बढ़ा है? 15 लीटर बढ़ा है। 25 - 10 करिएगा तो 15 लीटर बढ़ा है। और आपको पहले से क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वाटर को बढ़ाना है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? तो वाटर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा?
15 लीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी बालू सैंड में आयरन का मिक्सचर, या कभी कुछ और कभी कुछ और, इस तरह से मिक्सचर के प्रश्न को पूछा जाता है। लेकिन इसमें याद ये रखना है या समझना ये है कि कोई एक क्वांटिटी दो में से होगा जो चेंज नहीं हो रहा होगा, क्वांटिटी के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा होगा, परसेंटेज बदले बदले कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें वाटर को मिलाया जा रहा था तो वाइन पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही रहा, टोटल बढ़ गया भले, लेकिन वाइन का जो मात्रा है वो पहले भी 2 लीटर था और बाद में भी 2 लीटर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है वो कह रहा है कि किसी ऑफिस में, एक ऑफिस है, इन एन ऑफिस 80% स्टाफ लाइक विंटर सीजन, 80% कर्मचारी जो है उनको जाड़े का मौसम पसंद है। उनको क्या मौसम पसंद है? जाड़े का मौसम पसंद है। और 36% लोग गर्मी का मौसम पसंद करते हैं, 36% लाइक समर सीजन। बट 80 लाइक बोथ। अब 80% नहीं है, 80 नंबर में, ये नंबर में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये नंबर में दिया हुआ है। 80 लाइक बोथ द सीजन, मतलब उनको जाड़े का भी मौसम पसंद है और गर्मी का भी मौसम पसंद है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ? तो बताइए कि कुल जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, किसी भी ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। अब आप ये बताइए कि 80% क्या है। मैंने आपको बता रखा था कि आपको वेन डायग्राम का यूज करना है जब भी परसेंटेज का बात आए। पिछला वीडियो जाकर के जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो पिछले 3 लेक्चर को एक सीरीज में मैंने बना रखा है, बेसिक से मैं चला हूं उसमें। अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परसेंटेज वाले सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बताइए, वहां यहाँ पे क्या है? ठंडा का मौसम है ना, गर्मी का मौसम है, मतलब जाड़े का मौसम है, विंटर है ना, और समर है। तो 2 बॉक्स में 2 गोल मैंने बना रखा है, और इसी में आप ये तय कर लेते हैं कि ये जो बॉक्स है, ये जो गोला है, ये है विंटर का और ये गोला है क्या? समर का। ये गोला क्या होगा? दोनों का। तो बताइए 80% स्टाफ विंटर को पसंद कर रहा है कि नहीं? ये पूरा गोला में, ये पूरा 80% होगा, ये पूरा याद रखिएगा, ये पूरा है 80%, ये पूरा कितना है? 36%। ठीक, पूरा में। तो आप बताइए 80 और 36 जोड़ देंगे तो 80 + 36 जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो 116 हो जा रहा है ना। तो 116% थोड़ी ना होगा स्टाफ। मैं क्या कह रहा हूं? 116% होगा क्या? क्योंकि टोटल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। इसका मतलब 16% लोगों को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। तो 16% लोग जो है ये 2 बार आ गए हैं। 16% लोग जो है कितने बार आ गए हैं? 2 बार आ गए हैं। और 2 बार आने का मतलब क्या हो गया कि इसी 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80, क्योंकि यहां कहा गया है कि 80 लाइक बोथ द सीजन। 80 जो हो ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो दोनों ही सीजन पसंद करते हैं। 16% का वैल्यू कितना? 80, तो 100% होगा टोटल। तो 80 × 100/16 आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 500 स्टाफ टोटल ऑफिस में था। क्लियर है? क्योंकि हर वो कंप्लीट चीज जो कंप्लीट हो, मतलब टोटल में जब निकालना होता है, टोटलिटी में निकालने की बात करते हैं, तो एक्स की जगह में हम लोग 100% लेते हैं, यही है ना। तो 100% वैल्यू जो होगा इसका कितना होगा? 500। और ये 500 कर्मचारियों की संख्या भी होगी उस ऑफिस में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैं एक ही बार 2 प्रश्न लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लिखने वाले लिख भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिवाइंड करके आप देख लें और बाद में आप इसे लिखते चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न मैं अभी ले रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर में मैंने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है और करवाया भी है। अब ये बताइए, अगला एक प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि अगर, क्वेश्चन नंबर 3, आज के वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, बोल रहा है किसी भी फ्रैक्शन का, भिन्न का, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी न्यूमरेटर का जो है, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, इज इंक्रीज्ड बाय 15%, 15% उसको बढ़ा दिया जाता है। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8%, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 8%, डिनोमिनेटर को 8% डिक्रीज कर जाता है। तो बोल रहा है इट बिकम्स, तो भिन्न क्या हो जाता है? 15/16 हो जाता है, 15/16 हो जाता है। तो बताइए व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है? तो भिन्न बताना है कि भिन्न क्या है। ये पहला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है,
चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000, 50,000 है, ठीक है। इफ इट इंक्रीजेस बाय 5%, 10%, 20% among 3 consecutive years, या 3 years लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। What is the population after 3 years? Population after 3 years, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने? ये जो प्रश्न है, दो तरह का प्रश्न मैंने लिया है यहाँ पे। एक क्या कह रहा हूं कि अगर बोल रहा है कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का इंक्रीज कर दिया गया 15% और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दिया गया, घटा दिया गया। बोल रहा है किसी भिन्न में अगर अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और हर को मतलब डिनोमिनेटर को 8% घटा दिया जाए तो भिन्न 15/16 हो जाता है। तो बताइए कि भिन्न कितना था। तो आपको पता है कि भिन्न मतलब क्या, x/y या p/q के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 100% ये भी होगा, 100% ये भी होगा कि नहीं। तो 100% ये भी और 100% ये भी, तो इसमें 15% बढ़ गया तो ये 115 हो गया। एकदम ऐसे ही बनाना है। और ये क्या हो जाएगा, 8% घट गया तो 100 में 8 गया क्या, 92, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाता है रिजल्ट 15/16। आप इसको कटाइए तो क्या हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 और ये कितना हो जाएगा 23×5, ठीक है। 20×5 = 100, 3×5 = 15। अब 23 से ये 4 घटा दीजिए, 23×4 = 92, है ना। और फिर 4 से ये 4 घटा दीजिए तो क्या हो गया आंसर, 3/4 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे और आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसानी से बन भी जाता है। जो अप्रोच है, इस अप्रोच को आप ध्यान में रखिए और लगातार तीनों वीडियो बार बार देखिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तीनों वीडियो तो उस वीडियो को नहीं देखने के बाद आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक मैंने उसी तीनों वीडियो में समझाया और कुछ प्रश्नों को भी हल किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000। बोला किसी भी टाउन, किसी भी शहर का जो आबादी है वो कितना है, 50,000 है। कितना, 50,000, ठीक। और कह रहा है कि इट इंक्रीजेस बाय 5%। पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में 20%। लगातार 3 साल में इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ है। तो बोला कि 3 साल बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा। मैंने कहा था बाद वाले के लिए 100 नीचे लेना है, पहले वाले के लिए 100 ऊपर लेना है। बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो क्या, माइनस। तो बाद वाले के लिए 100 नीचे, तो कितना बार परसेंट आया है, 5, 10 और 20। तो 3 बार परसेंटेज आया है तो अब 3 बार 100 नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बढ़ रहा है तो 5% पहला बार में बढ़ा तो 105, दूसरा बार में कितना बढ़ा 10% तो 110 और तीसरा बार में कितना बढ़ा 20% तो 120, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, ठीक है। इससे इसी को कटाइए, फिर ये कट जाएगा, है ना। फिर क्या हो गया, ये भी कटेगा तो ये कट गया, है ना। जिसका आंसर हो जाएगा 69,300। आप सॉल्व करके देख लेंगे कितना आंसर आ रहा है, 6930, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न था पॉपुलेशन वाला। मैंने इसमें बता रखा है कि जब बाद वाला बात करें सिचुएशन का, अगर कोई अमाउंट दिया हुआ 3 साल बाद, 4 साल बाद, इस तरह का प्रश्न दे और परसेंटेज की बात करें और वृद्धि की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, वृद्धि की बात करें, बढ़ने की बात करें, ठीक है। अगर इंक्रीज का बात कर रहा है किसी भी तरीके से, अगर बढ़ रहा है और परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बाद वाले के लिए 100 नीचे और बढ़ रहा है तो 100 में ऊपर प्लस प्लस करते चले जाइए। जैसे कि हमने यहाँ पे 105, 110, 120 करा, क्योंकि ये 5% है, ये 10% है और ये 20% इंक्रीज है, इसलिए मैं 100 से ऊपर ले रहा हूं। और अगर डिक्रीज होता तो 100 से नीचे लेते। प्रोसेस यही रहता है, क्योंकि बाद वाले के लिए बात कर रहे हैं। बाद वाले के लिए नीचे वाला 100 फिक्स है कि हमेशा बाद वाले के लिए 100 नीचे लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर में लीजिए, और ऊपर क्या है, बढ़ने या घटने के अनुसार आप प्लस या माइनस कर दीजिए। लेकिन इसी प्रश्न को अगर उल्टा करके दे दिया जाता कि पहले वाले का बताइए कितना प्राइस है या पहले वाले का पॉपुलेशन क्या है, इस तरह का प्रश्न दे दिया जाता, तो कैसे इसको सॉल्व करते, उसको भी वैसे भी प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जो अगला प्रश्न है हमारा, वो अगला ये प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है। अब देखिए आज के वीडियो का ये चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी मशीन का जो दाम है, द कॉस्ट ऑफ अ मशीन
ठीक है, इज 48,000, 48,000 है, ठीक है, 48,000 रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, इज 48,000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है कि इट डिक्रीजेस 10% एनुअली। अब ये बताओ वार्षिक इसमें जो क्षति हो रहा है या इसके प्राइस में जो दाम कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% वार्षिक रूप से वृद्धि, इसका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो आफ्टर 2 ईयर की बात कर रहा है, तो इसमें भी चलिए आफ्टर 2 ईयर है तो मैं लिख ही देता हूं आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, व्हाट विल बी, फिर से मैं एक क्वेश्चन अच्छा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर। अब इस प्रश्न को आपको बनाना है खुद से, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि कैसे बनाना है। 48,000 दिया हुआ है ना, 2 साल बाद पूछ रहा है, 10% बढ़ रहा है, बाद वाले के लिए 100 क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, है ना, और उसके बाद 10% एनुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, इस बार न्यूमरेटर में कम रखना है, यानी कि माइनस करके रखना है। इसके पहले मैंने क्या रखा था, बढ़ा करके रखा हुआ था, क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन बाद वाले के लिए कह रहा है 2 साल बोल रहा है तो 2 बार 100 लेंगे नीचे, है ना, और इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। ये जो प्रश्न ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखा है कि आप लोग बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ मशीन, सेम कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज, ठीक है, 7290, 7,290 रुपया है। इफ एवरी ईयर कॉस्ट इज डिक्रीजिंग बाय 10%, इसमें भी सेम चीज, इफ एवरी ईयर कॉस्ट इज डिक्रीजिंग बाय 10%, फिर से 10% जो है मूल्य ह्रास हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट 3 ईयर्स अगो, व्हाट इज द कॉस्ट 3 ईयर्स अगो। अब 3 साल पहले मशीन का मूल्य कितना था। अब देखिए मशीन का जो भी मूल्य रहा हो, ठीक है, आप इसको समझिए। अगर मान लीजिए कोई मशीन है, 10% उसका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी हो रहा है तो बाद जितना हम पीछे चले जाएंगे, जितना मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसका उस मशीन का दाम घटते चला जाएगा, और जितना पहले जाएंगे तो उस मशीन का दाम क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्यों, क्योंकि घटते हुए मशीन का दाम आ रहा है। यहां पूछा 3 साल पहले, 3 साल पहले उस मशीन का दाम कितना था, तो 3 साल पहले उस मशीन का दाम कितना था, तो पहले वाले के पास जाना है। तो इस बार 100 ऊपर लेंगे, घट रहा है या बढ़ रहा है, घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। तो 3 साल पहले आप देखिए इसी डेटा से लेना ना, 7290 ले लिए, 3 साल पहले, तो 3 बार 100 आप ऊपर रख लीजिए, रख दिए, ठीक। घट रहा है ना, इफ एवरी ईयर कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, ये बोल रहा है डिक्रीजिंग 10%, तो नीचे क्या लेंगे, 90 लेंगे, क्योंकि 100 में घटाना है 10। अगर बढ़ रहा होता तो क्या करते, तो फिर 10 जोड़ देते, ठीक है, याद रखिएगा, 10 जोड़ देते, याद रखिए। ये जो है आपका घटेगा और बढ़ेगा दोनों, क्योंकि अगर इंक्रीज बोलेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, और डिक्रीज बोलेगा तो क्या होगा, माइनस करेंगे, और ऊपर वाला होगा ये फिक्स। इसमें पहले वाले में क्या था, इसके पहले वो ये 100 हमेशा फिक्स रहता है, जो बढ़ना या घटना है वो क्या होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले के पास जा रहे तो 100 मैंने ऊपर ले रखा है, बाद वाले के पास जाते तो क्या होता, 100 नीचे। अब देखिए पहले वाला और बाद वाला जो मैं बता रहा हूं, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो कि वीडियो को पूरा देख रहे हैं या सीक्वेंस में बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, पहले वाला क्या, जैसे ये देखिए 7,290 है ना, ये घट घट करके आ रहा है, तो ये बाद वाला प्राइस होगा, क्योंकि पहले वाले 3 साल पहले वाले प्राइस के पास जाना है। तो 3 साल पहले वाले प्राइस के पास आप कैसे जाओगे, तो पहले वाला प्राइस हो जाएगा जो 3 साल पहले था, वो घट घट करके आ रहा है, 7,290 हो गया, तो ये बाद वाला प्राइस। तो बाद वाला प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है और पहले वाले प्राइस के पास जाना है, तो इस परिस्थिति में 100 को ऊपर लेना है, 3 बार ले लिए, क्योंकि 3 साल का बात कर रहा है। और नीचे क्या होगा, डिक्रीज हो रहा था, तो इसको क्या करना है, 100 से घटाते जाना है, ठीक है। तो 90, यहां भी 90, यहां भी 90। अब इसको कटाइए, इसको कटाइए, ठीक है, इसको कटाइए, 9 नमा 81 नमा इतना, ठीक है, तो इसको आप कटा दीजिए, है ना। तो इस सब को कटा करके आप क्या हो जाएगा, 9 नमा 81 नमा 729। तो अब देखिए ये तीनों को कर दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, टोटल आ जाएगा 10,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। यानी 3 साल पहले मशीन का दाम कितना था, 10,000, और 10% का उसमें रिडक्शन हुआ है, कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसका दाम
7,290। 3 साल बाद 7,290, लेकिन 3 साल पहले उस मशीन का मूल्य कितना था? 10,000, क्योंकि घटते हुए आ रहा है ना। तो घटते हुए आ रहा है तो सिचुएशन क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, जो आज के वीडियो का हमारा 7वां सवाल है। जो मैंने होमवर्क दे रखा है बच्चों, वो जरूर देख बनाइएगा, क्योंकि उससे आपकी सोच बढ़ेगी और आप क्वेश्चन को सोच पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो अगला प्रश्न देखते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि राम और श्याम का आय, द सम ऑफ इनकम, देखिए द सम ऑफ इनकम, राम और श्याम मिल करके कितना कमा रहा है? इनकम ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, इज ₹4,000, 4,000 रुपया है। इफ राम एंड श्याम spends, if Ram and Shyam spends 75% and 85% respectively, still saving of both is same, दोनों का बचत जो है अभी भी सेम है। ठीक है, व्हाट इज देयर इनकम, तो बताइए उनका इनकम क्या है? व्हाट इज देयर इनकम, तो उन दोनों का इनकम, देयर मतलब दोनों का, ठीक है, इनकम कितना है, ये है क्वेश्चन। एक और प्रश्न इसी में ले लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है द इनकम ऑफ ए इज, द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, ए का इनकम बी के इनकम के 15% है। फिर 20% ऑफ इनकम ऑफ बी is equal to 40% of C. If the income of C is 4,000, C का इनकम 4,000 है, तो फाइंड द इनकम ऑफ ए, फाइंड इनकम ऑफ ए, ए का इनकम निकालना है, ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो अब आप देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दो बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सा सवाल है, आप इसको देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं, खुद से भी आप बना सकते हो, क्योंकि आपने 3-4 लेक्चर आप देख रखा है, तो अब मैं समझता हूं कि आपको वो कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। द सम ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम, अब ऐसे प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या है, अब बिना एक्स वाई के आप बना नहीं पाओगे, लेकिन आप इसको देखिए कि कितनी आसानी से मैं बना रहा हूं। द सम ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 4,000, राम और श्याम को मिला करके जो है, राम प्लस श्याम मिल करके कितना है? 4,000 रुपया है ना, दोनों मिल करके 4,000 कमा रहा है। राम और श्याम खर्च, स्पेंड मतलब वो अपने आय का 75% और 85% खर्च कर रहा है। अगर बताइए राम 75% खर्च कर रहा है, राम अगर 75% खर्च कर रहा है, तो बताइए, ठीक है, तो श्याम कितना खर्च कर रहा है? 85, तो बताइए राम का सेविंग कितना होगा? सेविंग हो जाएगा इसका 25% और इसका सेविंग हो जाएगा 15%, क्योंकि एक 75% खर्च कर दिया तो 25 बचाएगा और एक 85 खर्च कर दिया तो 15 बचाएगा। और याद रखिएगा सेविंग का उल्टा रेशियो जो होता है वो चलता है, वो इनकम का रेशियो होता है। तो इसका मतलब ये 15% इधर आ जाएगा और 25% इधर चल जाएगा। तो ये बताइए इनकम का रेशियो हुआ, तो 5 से घटाइए, 5 या 15 बचे 25, क्लियर है। तो 3:5 का रेशियो में क्या हो गया? इनकम का रेशियो। तो इनकम का रेशियो क्या, मैंने क्या कहा कि सेविंग जितना होगा उसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल क्या चलेगा? इनकम का रेशियो चलेगा। और इनकम का रेशियो क्या होगा? 3:5। तो राम का हिस्सा क्या होगा? 3 और श्याम का हिस्सा क्या होगा? 5। तो 4,000 रुपया टोटल तो दे ही दिया है ना, तो उसमें से 3 हिस्सा राम को दे दीजिए, 5 हिस्सा क्या कर देंगे? श्याम को दे देंगे। तो पहले टोटल हिस्सा कितना हो गया? 5 और 3 8 हिस्सा। इसको 8 हिस्सा में डिवाइड कर दीजिए, तो एक हिस्सा हो गया 500, एक हिस्सा कितना हो गया? 500। तो ये देखिए 3 हिस्सा क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा राम का, और ये 2500 हो जाएगा किसका? श्याम का। ये है 1500 कौन कमा रहा था? राम। और 2500 कौन कमा रहा था? श्याम। ठीक है, सेविंग का जो रेशियो है उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो रहा है? इनकम का रेशियो होगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, जो लिखते भी जाइए, जिसे लिखना है वो आप लिख भी सकते हैं। मैंने तो पहले ही बता रखा है कि आप पेन पेपर लेकर के भी बैठ सकते हो, क्योंकि मैं पूरा लेक्चर डाल रहा हूं,
कोई भी सब टॉपिक अगर पढ़ा रहा हूं तो उसका पूरा लेक्चर डाल रहा हूं। अगर मैंने परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया तो पूरा परसेंटेज खत्म करके ही आगे बढ़ूंगा, और परसेंटेज में मोटा मोटी जितना प्रश्न होगा वो मैं करा दूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए और उस कंसेप्ट का यूज करके आप कोई भी एग्जाम के सॉल्व को खुद से टैकल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, रेशियो से रिलेटेड है, कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी। बोल रहा है कि ए का इनकम जो है बी के इनकम का 15% है। जो है वो लिखिए, ए का इनकम जो है, ए जो है ए का इनकम बी के इनकम के 15% है, कोई दिक्कत नहीं। और 20% बी का इनकम, बी का इनकम का 20% सी के इनकम के 40% के बराबर है। एक सिचुएशन है कि 20% किसका, बी का, और 40% किसका, सी का, ये बराबर है। तो परसेंटेज अगर दोनों तरफ हो तो आप दोनों को आराम से इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी, तो डिवाइड में जाएगा तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ये जीरो भी कट गया, है ना। तो 2b क्या निकल गया, अब इसको मैं कर रहा हूं 2b, ठीक है, बराबर क्या निकल गया 4c। इनकम के हिसाब से मैं कर रहा हूं, इसको भी आप कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, है ना। अब बताइए, बोल रहा है कि द इनकम ऑफ सी इज 4000, सी की आय 4000 रुपए है, तो ए का आय कितना होगा। तो अब बताइए कि सी का आय 4 है, तो यहाँ पे 4000 रख देंगे, तो 8000 हो गया, सी का आय हो गया ना 8000। और अब ये 8000 को क्या करना है, 15% निकाल देंगे तो ए का निकल जाएगा। 8000 का अगर 15% निकाल देंगे तो ए का निकल जाएगा, है ना। यानी कि ए का आय कितना है, 1200 रुपया। ठीक है ना। तो आप ये भी देख लीजिए कि परसेंटेज अगर दोनों तरफ होगा इक्वेशन में तो आप दोनों को इजीली इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो आ जाएगा नीचे, अगर डिनोमिनेटर में आया तो कट ही जाना है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 8000 हो गया किसका, बी का इनकम, और बी का ही 15% कौन है, ए है, तो बी के 15% यहाँ पे 8000 का 15% आप निकाल दोगे तो 1200 रुपया किसका हो गया, ए का इनकम। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब एक और प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा करता है इस तरह का प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को भी देखते हैं। ये हमारा 7वां या 8वां जो भी प्रश्न होगा आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ये देख लेते हैं। प्रश्न है कि when the cost of sugar rises by 32%, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। when the cost of sugar rises by 32%, सुगर मतलब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ए फैमिली कट्स इट्स कंजम्पशन, ए फैमिली कट्स इट्स कंजम्पशन, तो बोल रहा है कि परिवार क्या करता है, अपने खपत को कम कर देता है। पहले जितना खर्च कर रहा था चीनी पे, अब थोड़ा सा कम कर दे रहा है। फिर भी क्या हो रहा है, और इस प्रकार से कर रहा है, सच दैट देयर इज ओनली 10% राइस। अब इस प्रकार से अपना खर्च कम कर दे रहा है कि जो 32% चीनी का दाम बढ़ा हुआ था वो अब 10% ही बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। खपत कम कर दिया, आप खाना कम कर दो भाई, तो जितना खर्च पहले था उससे कम खर्च करेंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि 10% क्या बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है उसको, तो इसने खाना कम कर दिया है, क्वांटिटी कम कर दिया है, खरीदना कम कर दिया है। ठीक है, फाइंड द, और उसके बाद बोल रहा है कि इफ द प्रीवियस कंजम्पशन वाज 10 kg, इफ द प्रीवियस कंजम्पशन वाज 10 kg पर मंथ, मान लेते हैं कि ये 10 kg पर मंथ था, मतलब एक महीने में 10 kg खर्च कर रहा था। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन, तो फाइंड द प्रेजेंट, तो जाहिर सा बात है 10 kg से कम ही आएगा। फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन, जाहिर सा बात है कि 10 kg से क्या होगा, कम आएगा। अब जरा सोचो क्या कह रहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ शुगर राइजेस बाय 32%, बोल रहा है कि शुगर का दाम मतलब क्या हो, चीनी का दाम अगर 32% बढ़ जाता है तो बोल रहा है कि एक परिवार अपनी खपत में कमी कर देता है, और इस प्रकार से कमी करता है कि उसको बढ़ा हुआ दाम जो है उसमें से मात्र 10% ही बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है ना। तो बोला देन, अब ये देखिए 10% ही बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। इफ द प्रीवियस कंजम्पशन, बोला कि पहले 10 kg प्रति मंथ पर महीने वो खर्च कर रहा था, तो अभी प्रेजेंट में कितना, तो जाहिर सा बात है 10 kg से कमी करेगा। तो बताइए पहले का जो दाम था, पहले जो था, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, पहले दाम कितना था, मान लेते हैं कि जो है पर केजी 100 रुपया था, 100 रुपया पर केजी था बिफोर।
ठीक है, शुगर का कॉस्ट क्या था 100 रुपया पर केजी। 10 केजी अगर खर्च कर रहा था तो 100 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 1000 रुपया खर्च कर रहा है 10 केजी में। ठीक है, 10 केजी के लिए कितना खर्च कर रहा है 1000। प्रेजेंट में यही सिचुएशन बदल के क्या हो जाता है, इस 1000 के बदले में उसको कितना खर्च कर रहा है, 10% राइज महसूस हो रहा है तो 1100 ही खर्च कर रहा है, 1100 रुपया खर्च कर रहा है। प्रेजेंट का खर्च कितना हो गया, अगर पहले का खर्च 100 रुपया पर केजी था तो अभी कितना हो गया 1000 हुआ है। अब प्रेजेंट में क्या बोल रहा है 1100 रुपए खर्च कर रहा है। वो क्या कर रहा है खर्च, क्यों, क्योंकि 1100 का डेटा कहां से है, क्योंकि बढ़ा हुआ दाम इसका कितना है, बोलिए, बढ़ा हुआ दाम इसका है 10% महसूस हो रहा है उसको, मतलब खपत कम कर दिया है तो 10% ही महसूस होगा, स्वाभाविक है। और ओरिजिनल कितना बढ़ा है 32% बढ़ा है। तो अब आप इसको देखिए कि 1100 रुपए का है, अब ये 100 रुपया का जो चीनी है अभी कितना का हो गया 132 रुपया पर केजी हो गया। और मेरा टारगेट कितना है, एकदम ध्यान से देखो, 100 रुपया का चीनी था, 32% बढ़ा, 32% बढ़ा तो कितना हो गया 132 रुपया का चीनी हो गया पर केजी। और हमको खर्च कितना करना है, पहले 1000 रुपया खर्च कर रहे थे, अभी कितना खर्च कर रहे हैं 1100 रुपया खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 10% ही हमको महसूस होना चाहिए बढ़ा हुआ, लेकिन ओरिजिनल बढ़ा कितना है 132। अब बताओ 132 रुपए केजी वाला चीनी 1100 रुपए में कितना आ जाएगा, यही तो निकालना है। 132 रुपया किलो का चीनी है और 1100 रुपया हमको खर्च करना है, तो क्वांटिटी जो निकालना है चीनी का वो क्या हो जाएगा 1100 बटा 132, ये हो जाएगा 8.33 केजी। ये वर्तमान में परिवार का खपत है, यानी कि 8.33 केजी, 8.33 केजी ही उसका क्या है खर्च है। अभी वो इतना ही खर्च कर रहा है, क्योंकि 1100 रुपए में 132 रुपए केजी वाला कितना चीनी आएगा, तो इतना ही चीनी आएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चंस को देखा, और ये हमारा परसेंटेज का चौथा लेक्चर है फ्रेंड्स। तो आप इस लेक्चर के साथ बने रहे, और उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको समझा भी पा रहा हूं, आप समझ भी पा रहे हैं, और मजा भी आपको आ रहा होगा। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज, और अच्छा लग रहा है तो आगे भी इसको शेयर कीजिए कृपया करके, ताकि और भी लोगों तक इसका लाभ मिल पाए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।